हे गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है आदिकाल। कल की कक्षा में हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास टॉपिक से 20 प्रश्न किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो जो लोग उस प्रश्न को नहीं देखे होंगे, उस क्लास को नहीं देखे होंगे, जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये हमारे की परीक्षा में लगभग जैसे बताया जा रहा है कि बहुत ही कम समय है, तो अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखें। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा टीजीटी पीजीटी के लिए दूसरी प्रैक्टिस सेट है, जो कि आदिकाल से है। आदिकाल से जो 20 प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु लज्जे जंतु बयंसियहूँ जय भग्गा घर एंतु का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ऑप्शन बी है, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। ऑप्शन सी है, उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। ऑप्शन डी है, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और डी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी केवल ए और सी, ऑप्शन डी केवल बी और सी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए और डी। ए और डी यहाँ उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कि हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। अगर ये पंक्ति दे के पूछे कि ये पंक्ति किसकी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति जो है हेमचंद्र की है। आदिकालीन कवि थे हेमचंद्र, उनकी ये पंक्ति है। हेमचंद्र जब युद्ध में गए हुए थे तो वहाँ पे युद्ध के दौरान वो मारे गए, तो उनकी पत्नी जो है अपने सखियों के बीच बैठी हुई थी। तो जब ये समाचार उनको मिलता है कि हाँ हेमचंद्र मारा गया, तो वही बात कहती है कि भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु लज्जे जंतु बयंसिया हूँ जय भग्गा घर एंतु। कि हे सखी भला हुआ जो कि मेरा पति युद्ध में मारा गया, क्योंकि वह पीठ चुरा के मुंह चुरा के यदि भाग के घर आता तो इससे बड़ी लज्जा मेरे लिए कुछ नहीं होती। ठीक है। अभी तो मैं गर्व कर रही हूँ कि मेरा पति युद्ध में मारा गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। ऑप्शन ए राजनीतिक द्वंद्व, ऑप्शन बी वयः संधि, ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन डी अनमेल विवाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल बी और डी, ऑप्शन डी केवल सी और डी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल बी और डी, क्योंकि विद्यापति की पदावली में जो है वयः संधि और अनमेल विवाह देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं। ऑप्शन ए, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। ऑप्शन बी दिया है, खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। ऑप्शन सी दिया है, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। ऑप्शन डी दिया है, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल सी और डी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और सी। ए और सी यानी गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया, ये भी बात सत्य है। और ये सी नंबर भी सत्य है कि सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। ठीक है। ये रेवा तट समय की जो घटना है वही इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए खुमाड़ रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी बिसलदेव रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। इधर उनके ये तो ग्रंथ के नाम हैं। अब उनके ये रचयिता हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है चंदबरदाई, दूसरा अब्दुल रहमान, तीसरा दलपत विजय, चौथा नरपत्ती नाल, पांचवा जगनीक। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा,
यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा खुमाड़ रासो दलपति विजय। ठीक। अगर बात करें परमाल रासो की तो परमाल रासो जगनीक। बात करें बिसलदेव रासो की, बिसलदेव रासो नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। ए का हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए विजय पाल रासो, ऑप्शन बी चर्या गीत, ऑप्शन सी विद्यापति पदावली, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इधर तो रचनाओं के नाम दिए गए, इधर उसकी भाषा दी गई है। पहला है हिंदवी, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा संध्या भाषा, चौथा मैथिली, पांचवा ब्रजभाषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आइए मिलाते हैं। विजय पाल रासो अपभ्रंश, चर्या गीत संध्या भाषा, और विद्यापति पदावली मैथिली, और पृथ्वीराज रासो हिंदवी। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ए का हो जाएगा दूसरा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चर्या गीत सिद्धों की जो रचना थी उसे चर्या गीत कहते हैं, तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी, तो इससे आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवहट्ट, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी ब्रज। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अवहट्ट। कीर्तिलता जो है अवहट्ट भाषा की रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मंझन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान ने आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आठवां दिया है, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी बसंत ऋतु। तो ये तो शायद सबको पता होगा कि अल्लाह जो है वर्षा ऋतु में गाई जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, परमाल रासो यही अल्लाह खंड है। ठीक है, क्योंकि परमाल रासो वर्षा ऋतु में गाया जाता था अल्लाह खंड, उसका नाम अल्लाह खंड रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंदबरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी पुष्यदंत, ऑप्शन डी जगनीक। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध, ऑप्शन बी रासक परंपरा के कवि, ऑप्शन सी संत कवि, ऑप्शन डी जैन मुनि। तो अभी हम ऊपर डिस्कस किए हैं, शायद आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका उत्तर कर ले जाएंगे। संध्या भाषा बौद्ध सिद्धों की भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न दे दिया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा से, प्राकृत से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन डी पाली से। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, जो इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जहाँ ये अपभ्रंश का जिक्र करते हैं वहीं पे कोटेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी सोमप्रभ सूरी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? स्वयंभू। स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। ठीक है, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी पद्मावत। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? चंदबरदाई की। ठीक है, चंदबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न दिया है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी डिंगल, ऑप्शन डी प्राकृत। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डिंगल। जितनी वीर रस की रचनाएं हुई हैं आदिकाल में उनकी भाषा क्या है? डिंगल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। शब्दानुशासन के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी सरहपाद, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। खालिक बारी किसकी रचना है?
ऑप्शन ए खालिक खलक, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अकबर। तो खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन सी अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, अब अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। खालिक खलक तो कोई है ही नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और रहीम जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए रेवा तट पर मृगया के लिए, ऑप्शन बी रेवा नदी में नौका विहार के लिए, ऑप्शन सी गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी के मानभंग के लिए। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा रेवा तट पर मृगया के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी मसूर। तो आपका उत्तर हो जाएगा अरहर। ठीक है, अगर पूछे कि ये पंक्ति किसकी है तो अमीर खुसरो की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गमावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी लता, ऑप्शन सी नाली, ऑप्शन डी आग। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद बरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञक के वे छंद हैं ऑप्शन ए सवैया, ऑप्शन बी घनाक्षरी, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी छप्पय। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा छप्पय। ठीक है, छप्पय छंद में आदिकाल में रचना की गई थी। विशेष करके चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना जो की है उसमें छप्पय छंद है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।